हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का न्यू सिलेबस में पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट में पॉलिटी वाला भाग कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट अभी पहली चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, हमारे सिलेबस में कहीं भी न्यायपालिका शब्द नहीं लिखा है, यानी हमें पूरी न्यायपालिका पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है और हाई कोर्ट पढ़ना है। अब हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्री के फैक्ट भी कवर हो जाएं, और मेंस के लिए तो जिस तरह से संभावित क्वेश्चन होंगे वो तो हम करेंगे ही सही। हमारा न्यायपालिका टॉपिक नहीं है, लेकिन हम एक न्यायपालिका की हमारे यहाँ संरचना कैसी होती है वो जरूर देखेंगे, क्योंकि जब हम अपीलीय शक्तियां पढ़ेंगे, बाकी चीजें पढ़ेंगे, तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो चीजें याद करने में आसान होती हैं। चलिए, तो न्यायपालिका की संरचना कैसी है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो हमारी न्यायपालिका में सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, संविधान का भाग 5 आर्टिकल 124 का खंड 1 क्या कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, यहां मैंने खंड 1 क्यों लिखा है? यदि मान लीजिए आपके प्री के पेपर में आ गया कि ऑप्शन ही इसी प्रकार से आए कि 124 खंड 1, 124 खंड 2, 124 खंड 3, 124 खंड 4, तो खंड 1 में है, क्योंकि इसके बाकी खंडों में और भी चीजें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो वो है। और यदि बाकी अनुच्छेद किसी और के आए और सिर्फ 124 अनुच्छेद आए तो वो भी सही है। ठीक है, हमारी न्यायपालिका के सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, और उस संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 के खंड 1 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसके अधीन है हाई कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट के अधीन है हाई कोर्ट। मैंने कहा अधीन है ना? ये क्या है? तो संविधान का भाग 6 आर्टिकल 214, इसमें खंड वगैरह कुछ नहीं है। इसमें आर्टिकल 214 में ही क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो हम इन्हें और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए, अब हाई कोर्ट के अधीन प्रत्येक जिले में, ठीक है, हाई कोर्ट के अधीन प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। अब यहां जो जिला लिखा है और यहां सत्र लिखा है, इन दोनों के अलग अलग मतलब है। ठीक है, ये न्यायालय एक ही है, हर जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। अब यदि मान लीजिए कि ये वाला न्यायाधीश का जो न्यायालय है वो दीवानी मामले सुन रहा है, दीवानी मामले यानी सिविल मामलों की सुनवाई कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? जिला न्यायाधीश का न्यायालय। और यदि ये फौजदारी यानी आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। ठीक है, समझ गए? इसी में हमने देखो, ये दीवानी पक्ष और ये फौजदारी पक्ष इसके अधीन नहीं है। मैंने ये लिख दिया है कि एक हर जिले में जिला
एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है, उसमें दीवानी पक्ष में इस जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है और इसके अधीन होती है मुंसिफ अदालत। ठीक है। ठीक उसी प्रकार फौजदारी पक्ष में देखो, मैंने यहां इस तरह से नहीं लगाया, यानी ये इसके अधीन नहीं है, मैंने यहां इस तरह से किया है कि जो सत्र न्यायाधीश का न्यायालय था उसके अधीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है। कहीं कहीं महानगरों में इसका नाम क्या होता है, महानगर न्यायाधीश का न्यायालय होता है। ठीक है। तो नाम भले कुछ भी हो, इनका क्रम इसी प्रकार रहता है। ठीक है। तो सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है और उसके अधीन, यानी इसके अधीन, ये इसके अधीन आ रहा था और इसके अधीन न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय रहता है। ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है और ये अकेला न्यायिक दंडाधिकारी होता है। तो ये क्रम समझ में आ गया होगा आपको। हमारी न्यायपालिका का नीचे से लेकर ऊपर तक क्या क्रम है ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। यानी ये इस प्रकार से है इसका, ये नीचे से जाते जाते हम यहां तक जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, और ये आखिरी सुनवाई का यही जरिया होता है, आखिरी सुनवाई यही है। इससे ऊपर अब हमारे यहाँ संविधान लागू होने के बाद कुछ नहीं है। ठीक है। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे है वो प्रावधान तो हम अभी देखेंगे, हमारे मेंस का क्वेश्चन भी बनता है वहां से। लेकिन एकीकृत कैसे है, तो एकीकृत ऐसे है कि मान लो हम दीवानी मामलों में चल रहे हैं कि कोई दीवानी मामला कहां पे आया, मुंसिफ अदालत में। तो मुंसिफ अदालत का जो भी निर्णय होगा उसके खिलाफ हम कहां जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में जा सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तें होती हैं वो हम देखेंगे। इस अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हम जिला कोर्ट में जा सकते हैं, यानी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जा सकते हैं। इसके निर्णय के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन भाई क्या होता है, ऐसे तो हर कोई पहुंच जाता और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे तो केसों का एकदम भंडार टूट पड़ता, वो कैसे इतने मैनेज करते। इसलिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है कि भाई इतने तक के मामले तुम ही निपटाओगे। कुछ शर्तें निर्धारित कर दी हैं कि यदि इन शर्तों को कोई पूरा करता है तो वो आगे अपील करता जाता है। ठीक है। सेम इसी में है। सबसे पहले मान लो कोई यहाँ केस आया, वो यहां जा सकता है, यहां से फिर वो सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जा सकता है, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इन सब के लिए भी कुछ शर्तें हैं। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, इसको यहां से लेके ये नीचे का पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। प्री में भी यहां से कोई फैक्ट नहीं आते हैं, तो ये क्रम आपको समझ में आना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे सिलेबस में है तो इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। जब हम अपीलीय शक्तियां देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से आधारों पर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाँ, कुछ शक्तियां हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी भी होती हैं कि कुछ मामले सीधे या तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है या हाई कोर्ट सुनता है, मतलब फिर आप इनमें नहीं जाओगे, आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। फिर आपको इस क्रम से जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक क्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका की या न्यायालयों की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले भारत में क्या हुआ, (1773) में अंग्रेजी शासन ने एक एक्ट लाया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं।
वैसे तो ये एक्ट आप पढ़ के आए होंगे प्री में, और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो अभी इतना समझ लो, कभी हम प्री की पॉलिटी पढ़ेंगे तो सारे एक्ट पढ़ेंगे। यहां इतना समझ लो कि भाई 1773 में हमारे यहाँ क्या था, अंग्रेजी शासन था। अब कोई भी व्यक्ति यदि शासन कर रहा है तो अपने शासन संचालन के लिए वो नियम कानून तो बनाएगा ना। तो ऐसे ही ब्रिटिश शासन ने या अंग्रेजी शासन ने जो नियम कानून, जो कानून बनाए थे, अधिनियम जो लाए थे, उनमें से ही एक है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट में कि एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसका नाम भले ही उच्चतम न्यायालय था ये, लेकिन इसे शक्तियां सुप्रीम कोर्ट जैसी प्राप्त नहीं थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कह भी दिया, और 1774 में इसे अंग्रेजी शासन ने स्थापित भी किया कलकत्ता में, क्योंकि मेन हेडक्वार्टर इनका जो था इस टाइम पे अंग्रेजी शासन का, वो उस टाइम कलकत्ता ही था, इसलिए इन्होंने कलकत्ता में ही न्यायालय स्थापित किया। ठीक है, ये न्यायालय जो था उसमें 1+3 यानी एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा एम्पे। कहीं कहीं एलिजा एम्प्रे भी लिखा मिलता है, बस ज्यादातर एलिजा एम्पे मिलता है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना, यदि एलिजा एम्प्रे भी मिले तो भी आप वो टिक कर सकते हो। ठीक है, अब ये 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? ये 3 न्यायाधीश थे लेमेंस्टर, चैम्बर्स और हाइड। तो जैसे कि सब ट्रिक बताते हैं, आप इसे याद कर लेना, लंबाई, चौड़ाई और हाइट के हिसाब से, तो आपको ये इजीली याद रहेगा। ये कि बहुत ही इजी और कॉमन ट्रिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय की बात कही गई थी। अच्छा, इसका नाम भले उच्चतम न्यायालय था, लेकिन इसका निर्णय अंतिम नहीं होता था। अंतिम निर्णय कौन लेता था? प्रीवी काउंसिल। ये प्रीवी काउंसिल क्या थी भैया? तो ये इंग्लैंड के महाराज जो था उसकी सभा होती थी, और उसकी सभा को प्रीवी काउंसिल बोलते थे, और अंतिम निर्णय उसी का होता था। ठीक है, मतलब किसी भी मामले में यदि अंतिम निर्णय लेना होता है तो वही वो ही लेते। अब भाई भारत में उनका शासन था, वो क्यों भारत की कोई ऐसी संस्था स्थापित करते जहां पे वहां पे न्याय हो जाए, है ना? तो इसलिए अंतिम निर्णय कौन का होता था? प्रीवी काउंसिल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वैसे ही समय समय पर इनके बहुत सारे एक्ट आ रहे थे, तो वैसे ही एक्ट आया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। इस एक्ट में क्या कहा गया कि एक संघीय न्यायालय होगा। क्योंकि इनका अब क्षेत्र बढ़ गया था। पहले जब 1773 में एक न्यायालय बना तब इनके पास कुछ गिने चुने क्षेत्र थे अंग्रेजों के पास, लेकिन अब 1935 आते आते इनके क्षेत्र में काफी विस्तार हो गया था। लगभग पूरे भारत में इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, देसी रियासतें भी इनके अधीन थी, तो इसलिए अब इन्होंने कहा कि हम एक संघीय अदालत यानी संघीय न्यायालय की स्थापना करेंगे, यानी फेडरल कोर्ट। इन्होंने क्या कहा कि हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन करेंगे,
और इस अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना भी की इन्होंने। ठीक है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना भी हो गई कब? 1 अक्टूबर 1937 को। सॉरी, यहां पे 37 है। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। ये संघीय न्यायालय कहां पे बना? तो दिल्ली में, क्योंकि इस टाइम पे अब दिल्ली इनकी राजधानी हो गई थी, है ना। 1935 आते आते हमने इतिहास में पढ़ा है ना, राजधानी परिवर्तन कर लिया था, तो ये दिल्ली इनकी राजधानी हो गई। तो ये संघीय न्यायालय कहां पे बना? दिल्ली में। ठीक है, ये कैसा था? तो ये 1+7, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो 7 अन्य कौन थे, उन्हें जानने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पे फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर मोरिच ग्वायर। कहीं कहीं पे वायर भी लिखा रहता है, तो क्या होता है कि इंग्लिश में इनके नाम की स्पेलिंग कुछ और ही होती है और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन उसका अलग ही होता है, इसलिए ये कहीं कहीं ग्वायर लिखा रहता है, कहीं कहीं वायर लिखा रहता है ना। तो सर मोरिच ग्वायर या वायर, ठीक है। भले ही ये संघीय न्यायालय था, इसे भी निर्णय लेने की अंतिम शक्ति नहीं थी, इसके खिलाफ भी हम अपील कर सकते थे प्रीवी काउंसिल में, यानी अंतिम निर्णय कौन देता था? प्रीवी काउंसिल। ठीक है, अब ये चलता रहा। अब आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट पे। तो जो संघीय न्यायालय था, जो 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937, ये डेट याद रखना, 1937 को इसका गठन हुआ था। यही संघीय न्यायालय आगे चल के सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमारा संविधान लागू हो गया कब? 26 जनवरी 1950 को। अब जब संविधान लागू हो गया तो संविधान में तो न्यायपालिका की व्यवस्था की थी, और अब हम स्वतंत्र हो गए, यानी हम संप्रभु हो गए। अब हम पे किसी का अधिकार नहीं है। अब जब किसी का अधिकार नहीं है तो हमारी न्यायपालिका पर भी किसी के अधीन नहीं होगी, है ना। तो और हमारे संविधान में स्पष्ट न्यायपालिका का प्रावधान कर ही दिया था। तो जब ये प्रावधान था तो हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट बन गया 28 जनवरी 1950 को। ये सुप्रीम कोर्ट बन गया। अब इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, ठीक है, ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश बने। अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, हालांकि अन्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, और महिला जो अन्य न्यायाधीश बनी थी पहली, वो पहली कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक है, अब हमारा सुप्रीम कोर्ट बन गया। सुप्रीम कोर्ट बन गया तो इस सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? 1+7। इतने ही हमारे संघीय न्यायालय में थे, इतने ही इसमें थे। 1+7 यानी जो 1 था वो कौन था? मुख्य न्यायाधीश, वो हीरालाल जे कानिया थे, वो हमने देख लिए। 7 अन्य को देखने की हमें जरूरत नहीं है, तो ठीक है। लेकिन हमने संविधान के आर्टिकल 124(1) में कहा था कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन हमने काय में किया? 124(1) में। लेकिन उसमें आगे एक चीज और कही गई थी
कि ये जो न्यायाधीशों की संख्या है इन्हें संसद वृद्धि कर सकती है विधि बना के। भाई उनको पता था संविधान बनाने वालों को कि आगे जनसंख्या बढ़ेगी, व्यवस्था का प्रसार होगा, सब कुछ होगा, तो सिर्फ इतने से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने संसद को ये अधिकार दे दिया कि भाई आप कानून बना के इनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हो। और समय समय पर इन्होंने की भी। हर बार कितनी कितनी की वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में है 1+33, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, यानी टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब जिनको ये नहीं पता, अब तक 31 पता था, तो मैं बता देती हूं कि 2019 में इनमें वृद्धि की गई है। पहले 31 थे, अब 34 हैं मुख्य न्यायाधीश सहित। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। तो कहीं पे भी यदि पूछा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पूछ रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है एन वी रमन या नथुलापति वेंकट रमन। ये 48वें न्यायाधीश हैं। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब हमें आर्टिकल 124 की हेडिंग क्या है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसकी स्थापना और गठन सुप्रीम कोर्ट का दिया है हमको। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124, इसमें क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। लेकिन इसके अलग अलग खंड हैं जिसमें अलग अलग चीजें बोली गई हैं। खंड 1 का हम देख चुके हैं, खंड 1 का हम देख ही चुके थे कि इसमें क्या था कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि उसके जो भी न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या में वृद्धि कर सकती है संसद। ठीक है, यही कह रहा था हमसे इसका अनुच्छेद 124 का खंड 1। खंड 2 क्या कहता है, खंड 2 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। अब भाई राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर काम करते हैं, तो एक तरह से यदि ऐसा होता, पहले ऐसा होता था कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र कैसे होगी, तो इसलिए वर्तमान में कुछ और व्यवस्था है, वो हम अभियान देख रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि खंड 2 में क्या कहा गया है। तो एक तो कहा गया है कि नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, और दूसरा ये कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करेंगे। ठीक है, अब व्यवहार में नियुक्ति होती कैसे है ये देख लेते हैं। व्यवहार में नियुक्ति होती कैसे है, तो एक कॉलेजियम होता है, इस कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ये कॉलेजियम है क्या, तो ये एक समिति है जिसे भारतीय मीडिया ने कॉलेजियम नाम दे दिया है। तो एक समिति है, ये समिति में कौन होता है, तो समिति का एक अध्यक्ष होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं।
यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश काय के, सुप्रीम कोर्ट के ही, ये इसके सदस्य होते हैं। और ये ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति, इस कॉलेजियम की सिफारिश पर ही। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन नहीं होगी। ये नियुक्ति कौन करता है? वर्तमान में कॉलेजियम करता है। कॉलेजियम एक समिति है, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो उसमें तो सिर्फ इतना कहा था संविधान में कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार नियुक्त होता है। ठीक है, एक आपने 1-2 साल पहले बहुत विवाद चल रहा था 99वां संविधान संशोधन, जो कि अब असंवैधानिक घोषित हो गया है, यानी अब ये अस्तित्व में नहीं है। इसके तहत एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात कही गई थी। और क्या कहा गया था? क्या कहा गया था कि इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया कि नहीं भाई, आप न्यायपालिका की नियुक्ति वगैरह में हस्तक्षेप करेगी तो उसका प्रभाव उस पर होगा, और यदि सरकार के खिलाफ हमें कोई निर्णय देना हो, सरकार मनमानी कर रही हो, तो ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति आप कर रहे हो तो ये दबाव रहेगा। तो इसलिए प्रारंभ में ऐसा होता था कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते थे, समय समय पर चेंज होते रहे। वर्तमान में कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, यानी अब कार्यपालिका का न्यायपालिका में नियुक्ति वगैरह में कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये चीज है। मैंने एक क्वेश्चन कहीं देखा था कि कॉलेजियम व्यवस्था शुरू कब हुई, है ना? तो क्या होता है कि कभी कोई क्वेश्चन चल रहे होते हैं तो पीएससी भी हमारा कभी कभी ऐसे कोई करंट में क्वेश्चन चल रहे होते हैं तो उठा लेता है। इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। ठीक है, तो ये याद रखना। अब खंड 2 में जो था वो एक तो यही कहा था कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, दूसरा कहा था कि 65 वर्ष की आयु तक ही अपना पद धारण करेंगे। इसमें 2 चीजें और कही गई हैं। पहला कहा है कि ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। कौन? न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और दूसरा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोई भी न्यायाधीश होगा उसे हटाया कैसे जाएगा? तो जो 124(4) में, यानी 124 अनुच्छेद 124 के जो 4 खंड 4 में जो रीति है उससे हटाया जाएगा। तो ये भी कहा है खंड 2 में। 124(4) में क्या रीति है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इस अनुच्छेद के खंड में इसलिए पढ़ा रही हूं, हमें सबके खंड याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें बेसिक जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि कैसे नियुक्ति हो रही है, कितने वर्ष तक वो अपना पद धारण कर रहे हैं, किस प्रकार से हट रहे हैं, तो ये सब बेसिक नॉलेज दी गई है इसमें, इसलिए मैं इसके खंड पढ़ा रही हूँ। जहां पे हमें खंड पढ़ने की जरूरत नहीं होगी वहां पे हम खंड नहीं पढ़ेंगे। खंड ऐसे कोई पूछता भी नहीं है, वो तो कोई बहुत ही प्रसिद्ध, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट खंड होता है तो वो पूछ सकता है। जैसे 124(1) पूछ सकता है क्योंकि उसमें स्थापना है, 124(4) पूछ सकता है क्योंकि जो रीति है वो बहुत
मतलब एक तरह से बोला जाता है कि जो महाभियोग प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को हटाने की, उसी के समान होती है, लेकिन महाभियोग नहीं होती, लेकिन उसी के समान होती है, इसलिए इसे भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपसे कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो 124(4) में। अच्छा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी इसी रीति से हटते हैं, इसलिए मैंने यहां बोल दिया, आगे पढ़ेंगे तब तो हम बता ही देंगे। तो इसका खंड 3 क्या कहता है? इसके खंड 3 में है योग्यता। काय की योग्यता? तो भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होगी आपके पास? तो सबसे पहले नागरिक तो आपको होना ही है, ठीक है, मतलब नागरिक तो आप हो गए ही। फिर पहला कहा गया है कि आपने किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक आप न्यायाधीश रहे हो, ठीक है, 5 वर्ष तक आप न्यायाधीश रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में, वो भी 5 वर्ष कैसे? लगातार। दूसरा कहा गया है कि ठीक है आप न्यायाधीश नहीं रहे हो तो किसी हाई कोर्ट में आप 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहे हो, ठीक है। और तीसरा कहा गया है कि यदि, अच्छा ये या करके है ना, ये या करके है, मतलब या तो आपके पास, आपको भारत का नागरिक तो होना ही होगा, फिर या तो आपके पास ये योग्यता हो या ये योग्यता हो या फिर ये हो। ये क्या है कि राष्ट्रपति की राय में कोई, राष्ट्रपति की राय में कोई प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो, मतलब जिसे विधि का बहुत अच्छा अनुभव हो, ज्ञान हो, वो, ठीक है। तो या करके ये सारी सिफारिश, ये सारी जो योग्यताएं हैं वो या करके हैं, मतलब नागरिक आपको होना ही है, प्लस इनमें से कोई एक योग्यता होगी तो आप क्या बन सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हो। ये 124 का खंड 3 हमसे कह रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 का खंड 4 ये क्या है? इसमें दी है हटाने की रीति। किसकी हटाने की रीति? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनको हटाने की रीति। हाँ, यही रीति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी होती है। तो जब हम वहां पढ़ेंगे तो हम दोबारा इसको नहीं समझेंगे, यहां आप अच्छे से समझ लो। हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी इसी रीति से हटाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया किस आधार पर जाएगा? तो उन्हें हटाया जाता है साबित कदाचार, साबित कदाचार या असमर्थता। ये दो आधार होते हैं उनको हटाने की, साबित कदाचार या असमर्थता। कैसे हटाया जाता है? तो सबसे पहले, अब इसमें तो अनुच्छेद 124(4) में तो सिर्फ इतना कहा गया था कि संसद के विशेष बहुमत से पारित जो प्रस्ताव होगा उसके बाद राष्ट्रपति हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। लेकिन आगे ये भी कहा था कि जो हटाने की रीति है वो संसद निर्धारित कर सकती है, और संसद ने निर्धारित भी किया। इसी के लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 संसद ने बनाया था, और उसी की तरह, उसी के तहत एक जांच प्रक्रिया होती है। तो हम वर्तमान में क्या रीति फॉलो की जाती है इनको हटाने की, तो अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यदि लोकसभा में संसद हटाएगी, हमने क्या बोला कि 124(4) में सिर्फ कितना कहा गया है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति हटा सकते हैं।
लेकिन न्यायाधीशों की जांच के लिए एक रीति होगी, एक प्रक्रिया होगी, उसके लिए वो निर्धारण करने की शक्ति किसकी है? संसद की है। और ये कहा गया था 124(5) में। तो संसद ने वो रीति प्रक्रिया निर्धारित की है न्यायाधीशों की जांच के लिए। वो किस प्रकार है वो अभी आगे आएगी, है ना। तो हमने कहा कि संसद विशेष बहुमत से हटाएगी। तो संसद कैसे हटाएगी? संसद में, लोकसभा में यदि इसको, न्यायाधीश को हटाने का कोई प्रस्ताव आ रहा है तो इस प्रस्ताव पर 100 सदस्यों की सहमति होना चाहिए, यानी 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि यही प्रस्ताव राज्यसभा में आ रहा है, मतलब पेश किया जा रहा है पहले, तो यहां पे 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब ये हस्ताक्षर करके, पहला पॉइंट ये है इसका, है ना, 124(4) में जब हम प्रक्रिया देख रहे हैं तो पहला पॉइंट ये है कि लोकसभा में 100 सदस्य जो होंगे उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, और राज्यसभा में यदि आप प्रस्ताव पेश कर रहे हो तो आपके पास 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और ये हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव आप किसको दोगे? तो आप लोकसभा में हो तो आप स्पीकर को दोगे, और राज्यसभा में हो तो सभापति को दोगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया प्रक्रिया का। इसको लिखना किस प्रकार है, तो आप ऐसा करना, टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया करके आप मुझे वहां पे बता देना कि हमें हटाने की प्रक्रिया जो है वो उसके नोट्स चाहिए लिखित, तो मैं आपको लिखित नोट्स दे दूंगी, है ना। वैसे बहुत सिंपल है कि लोकसभा में 100 सदस्यों तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित ऐसा प्रस्ताव यथास्थिति यानी लोकसभा में है तो स्पीकर को, और राज्यसभा में है तो सभापति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, यहां तो इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब ये जो सभापति और स्पीकर हैं वो इसको स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। यदि अस्वीकृत करा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि स्वीकृत हुआ, मतलब यदि अस्वीकृत कर दिया तो ये प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाएगा, फिर आगे इसमें कुछ होगा ही नहीं। लेकिन यदि स्वीकृत कर दिया तो क्या होगा? स्वीकृत कर दिया तो तीसरे पॉइंट में क्या होगा? यदि स्वीकृत कर लिया उस प्रस्ताव को किसने? सभापति या स्पीकर ने, तो हम उसे पीठासीन अधिकारी कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं? पीठासीन अधिकारी। तो ये पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, तो किसी भी सदन का पीठासीन अधिकारी क्या करेगा? यदि स्वीकृत कर लिया तो एक 3 सदस्यीय समिति बनाएगा। उसमें कहा गया है ना खंड 5 में 124 में कि संसद निर्धारित कर सकती है कि इनकी जांच प्रक्रिया क्या होगी। तो अब यहां से वही शुरू हो गया। तो संसद ने जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है उसमें ये बनाई गई है, ये विधि बनाई गई है कि भाई पीठासीन अधिकारी ने यदि स्वीकृत कर लिया तो वो 3 सदस्यीय समिति बनाएगा। इस समिति में 3 सदस्य कौन कौन होंगे? तो एक तो होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। भाई मान लो यदि इसी को हटाने का प्रस्ताव हो तो इसी को अध्यक्ष थोड़ी बना देंगे, इसलिए क्या होगा कि या करके क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, यदि ये नहीं तो फिर ये अध्यक्ष होगा। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है? दूसरा सदस्य होगा इस समिति का किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब मान लो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा रहा है, तो क्या होगा?
तो ये होगा कि कोई अदर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि एमपी हाई कोर्ट जो है उसके किसी अन्य न्यायाधीश को हटाया जा रहा है, यानी मुख्य को नहीं हटाया जा रहा, तो फिर एमपी हाई कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश को लेंगे। मतलब अन्य न्यायाधीश को हटाया जा रहा है तो उसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेंगे, और यदि किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा रहा है तो किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ले सकते हैं। ये चीज है। तीसरा सदस्य कौन होगा? तो तीसरा सदस्य होगा प्रतिष्ठित न्यायवादी। अब चूंकि पीठासीन अधिकारी गठित कर रहा था ये समिति, तो यही डिसाइड करेगा कि कौन होगा प्रतिष्ठित न्यायवादी इसमें। ठीक है, तो ये 3 सदस्यीय समिति होती है। ये समिति क्या करती है? जिस न्यायाधीश पे ये आरोप लगा है कि उसने वो साबित कदाचार का या असमर्थता का आरोप लगा है, उसकी जांच करती है ये समिति, और जांच के बाद यदि उसे दोषी पाती है, यदि इस समिति ने उस न्यायाधीश को साबित कदाचार और असमर्थता का दोषी पाया है, तो क्या होगा कि यदि समिति उस न्यायाधीश को दोषी पा रही है, तो जिस सदन में प्रस्ताव आया था वो सदन अब प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। मतलब यहां तक तो सिर्फ उसने प्रस्ताव पेश किया था और बाकी प्रक्रिया चल रही थी। इस टाइम तक तो जब तक समिति ने उसे दोषी नहीं पा लिया तब तक तो सदन उस पर विचार तक भी नहीं कर सकते थे। अब यदि दोषी पाया गया है तो सदन उस पर विचार करेगा, और उस पर विचार करने के बाद क्या होगा कि हर सदन को, यानी मान लो लोकसभा में आया, तो लोकसभा को अपने विशेष बहुमत क्या होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये होता है विशेष बहुमत। ठीक है, एक चीज, इस पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। लोकसभा सबसे पहले, यदि मान लो लोकसभा में आया है, यदि लोकसभा में आया है, तो यदि यही राज्यसभा में आता तो पहले राज्यसभा पारित करती, तो पहले राज्यसभा में आता तो राज्यसभा पारित करती। कैसे? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मतलब जो जितनी सदस्य संख्या थी सदन की उसका भी बहुमत होना चाहिए, और जो उपस्थित हैं उस टाइम पे और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब उस प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। एक सदन अपने में से पारित करके अगले सदन में भेज देगा। मतलब मान लो यहां पे लोकसभा पहले पारित कर रही थी तो फिर वो राज्यसभा में भेज देगा, और सेम चीज राज्यसभा में होगी कि सदन की कुल सदस्य संख्या जितनी भी होगी उसका बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इस दूसरे सदन को भी ये प्रस्ताव पारित करना होगा। समझ गए? ये विशेष बहुमत से, दोनों अलग अलग सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होके कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अंतिम रूप से न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित कर देते हैं। ठीक है, तो हटाएंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होगी जिसके बाद वो हटाने का आदेश जारी करेंगे। तो हमें सिर्फ कितना कहा था संविधान में
कि भाई राष्ट्रपति हटाएंगे, संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आगे खंड 5 में हमको बोल दिया था, खंड 5 में हमको बोल दिया था कि इनके जो न्यायाधीश होंगे, जब वो साबित कदाचार का उन पर आरोप लगेगा तो उसकी जांच कौन करेगा, तो उसकी जांच के लिए कोई भी विधि बना सकती है संसद। तो संसद ने विधि बनाई है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद ने विधि बनाई है। वर्तमान में यही रीति फॉलो होती है, जांच होती है और जांच के बाद फिर वो विशेष बहुमत से पारित करती है संसद। दोनों अलग अलग सदन अपने अपने विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश जारी कर देता है। तो खंड 5 तक हो गए हमारे। खंड 5 में यही था कि संसद विधि बनाएगी कि भाई इनकी जांच किस प्रकार करनी है। अब इसका खंड 6 क्या है? अनुच्छेद 124 का खंड 6 क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश जो भी नियुक्त होगा, खंड 6 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश जो भी नियुक्त होगा वो उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे तीसरी अनुसूची के तहत। तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप है उसके तहत शपथ दिलाएंगे। कौन? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को। अनुसूची यदि आपने नहीं पढ़ी तो संविधान में 12 अनुसूची हैं, आप पढ़ लेना, नहीं तो किसी दिन मौका मिला तो मैं 12 की 12 अनुसूची करवा दूंगी। ये तीसरी अनुसूची में कुछ जो प्राधिकारी होते हैं उनके शपथ का प्रारूप दिया है कि वो किस प्रकार शपथ लेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो भी इसी तीसरी अनुसूची के जो प्रारूप है उसके हिसाब से शपथ लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट दिया है कि आप इस प्रकार से शपथ लो। ठीक है, अब इसका एक लास्ट खंड है 7। उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश होगा और वो जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो वो कहीं और काम नहीं करेगा, है ना। तो यही कहा गया है कि कहीं और कार्य नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है और कहीं भी कार्य कर रहा है ना। तो खंड 7 में यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी व्यक्ति न्यायाधीश बनेगा वो कहीं और कार्य नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी न्यायाधीश है और कहीं और भी कुछ और काम कर रहा है, मतलब वकालत वगैरह कर रहा हो, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकता वो। तो यही कहा है खंड 7 में। तो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 तो हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 124 से था ना, 124 से 147 तक। तो 124 में जितने भी खंड थे उसमें बेसिक जानकारी थी, इसलिए हमने हर एक खंड सहित पढ़ा है। 124 को तो हमने पढ़ लिया। 124 से 147 तक जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे वो हम पढ़ेंगे। सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं करवा दूंगी। अब चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। आगे के जो अनुच्छेद हैं वो हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।